नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं, पहले आपको वो बता देता हूं। राहुल गांधी आज अगर पाठशाला देखेंगे तो सावरकर से माफी मांग लेंगे क्या? ये क्यों पूछ रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। राहुल गांधी के दादा दादी और पूर्व कांग्रेसियों के हीरो थे सावरकर। आज इसका चैप्टर होगा। राहुल की वो गलती जो पीएम मोदी को 48 सीट फ्री में दिलाएगी, वो गलती क्या है, आज इस पर भी बात होगी। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करेंगे। इमरान खान को बुलेट प्रूफ बुर्का क्यों पहनना पड़ रहा है? भिखारी पाकिस्तान में नमक चाट कर रोजा खोलने की नौबत क्यों आ गई है? जमीन और पानी में चलने के अलावा हवा में उड़ने वाली गाड़ी का चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा। सब काम कर लेते हैं ये दुनिया के वो गजब हथियार जो आपके होश उड़ा देंगे। आज उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाने वाला आज क्यों रो रहा है? कल ये चैप्टर रह गया था, आज इसको दिखाऊंगा। और एसबीआई की पूर्व चेयरमैन ने क्या यह कह दिया है कि मोदी राज में बोलने की आजादी नहीं? आज इसकी भी बात होगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बिहार में रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई थी, 4 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दंगाइयों का खौफ इतना है कि घर छोड़कर जा चुके हिंदू परिवार अब भी वापस नहीं लौटे। सासाराम के कांदरीगंज इलाके में हिंदू बस्तियों पर ताले लटके हुए हैं। कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों में वापस आने को तैयार नहीं है। ये वही इलाका है जहां रामनवमी को सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आरोप लग रहा है कि ये जो लोग ताला लगाकर गए, ये वापस लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि घरों पर अभी भी ताले लटके हुए दिख रहे हैं। इस बीच बिहार के नालंदा में 31 मार्च को हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में दंगाइयों की भीड़ गोदाम के दरवाजे को तोड़कर आगजनी करती दिखाई देती है। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं और सीसीटीवी फुटेज की है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्रालय को बकायदा चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज की है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज मशहूर बंगा बाजार में जबरदस्त आग लगी। तस्वीरें आप देखिए, पूरा बाजार कैसे धुएं से ढका हुआ है। ढाका का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है और यहां से जो आग की लपटें उठ रही कई किलोमीटर दूर से दिख रही थी। इस बाजार में करीब 3000 दुकानें हैं। खबर है कि आग की वजह से सैकड़ों दुकानें पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को नाथुला पास से जोड़ने वाली सड़क पर भयानक बर्फीला तूफान आया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे 150 से ज्यादा टूरिस्ट बर्फ में फंस गए। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ और सिक्किम पुलिस की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। बर्फ में दबे 30 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि लापता लोगों की तलाश चल रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें राहुल गांधी की उस गलती का चैप्टर जो पीएम मोदी को 2024 के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट 48 सीटें एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि फ्री में दिलवा देगा भाई। इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि क्या राहुल गांधी के दादा दादी और पूर्व कांग्रेसियों के हीरो थे सावरकर। राहुल गांधी और कांग्रेस सावरकर की माफी को लेकर लगातार सवाल करते रहे। राहुल गांधी गाए बगाए कहीं ना कहीं बोलते ही रहते हैं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। अभी बीच में जब यह सब मसला हुआ कोर्ट वाला, उसमें भी उन्होंने कह दिया कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं जो माफी मांग लूंगा। लेकिन आज आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो सच 86 साल पुराना है, जब सावरकर अंडमान जेल से सजा काटकर छूटे थे और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। आज ये चैप्टर आप देखेंगे और खास करके राहुल गांधी देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सावरकर को लेकर उनके परिवार का इतिहास क्या है, उनके दादा दादी परनाना क्या सोचते थे सावरकर को लेकर, और इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी सावरकर को लेकर क्या सोचती थी और कैसे राहुल गांधी एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं जो कि उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी पड़े।
महाराष्ट्र के रत्नागिरी की आपको बात बता रहा हूं। 18 जून 1937 को सावरकर ने रत्नागिरी में एक भाषण दिया। इसमें रत्नागिरी और महाराष्ट्र के प्रभावशाली नेता भी थे। सावरकर का इसमें सम्मान किया गया। सावरकर के लिए कांग्रेस की तरफ से खुला ऑफर भी था कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। तो राहुल गांधी जिन सावरकर को लगातार टारगेट करते रहते हैं कि सावरकर डरपोक थे, वो सावरकर नहीं है जो माफी मांग लेंगे, उन सावरकर को कांग्रेस ज्वाइन करने का ऑफर था। सावरकर के लिए बधाई संदेश भेजे गए थे और सावरकर को जो बधाई संदेश भेजा गया, वो बधाई संदेश, सावरकर को जो बधाई संदेश भेजा गया, सावरकर को बधाई देने वाले कौन कौन थे, इनके नाम राहुल गांधी को आज सुनने चाहिए। सावरकर को बधाई देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद अब अगला नाम सुनिए, राहुल गांधी सुने। क्यों मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सुनेंगे तो आज सावरकर से माफी मांगेंगे। सावरकर को बधाई देने वालों में अगला नाम था जवाहरलाल नेहरू का, और यह मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, किताबों में डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी, इन्होंने भी सावरकर को बधाई संदेश भेजा। और कांग्रेस के कई बड़े नेता, कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल थे जो सावरकर को बधाई दे रहे थे। यानी कांग्रेस के नेता तब मानते थे कि सावरकर के आने से आजादी की लड़ाई में और मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू के लिए भी सावरकर डरपोक नहीं थे, वो बधाई संदेश दे रहे थे उनको। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के तब के अध्यक्ष, वो बधाई दे रहे थे, कह रहे थे आइए ना कांग्रेस में आ जाइए सावरकर साहब, आप, हमारी लड़ाई मजबूत होगी। यह था सावरकर का कद। और राहुल गांधी 2024 में चुनाव है, इस बात को बिना समझे महाराष्ट्र में बैठकर, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, सावरकर को कोस रहे हैं। यह इतिहास बहुत से लोगों को हो सकता है नहीं पता, शायद राहुल गांधी को भी नहीं पता होगा, और ना ही कांग्रेस के कुछ नेताओं को जो उनके आसपास रहते हैं, उन्होंने नहीं बताया होगा कि भाई नेहरू साहब भी बधाई देते थे। इसलिए बार बार सावरकर की माफी की बातें होती। और आजकल देश की राजनीति में फिर से सावरकर का टॉपिक ट्रेंड में है। इसकी शुरुआत एक बार फिर से राहुल गांधी ने की थी, लेकिन इसका अंत कोई और करने वाला है, क्योंकि उद्धव गुट की शिवसेना की मजबूरी में राहुल गांधी तो सावरकर के मुद्दे पर साइलेंट हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी मिलकर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही। सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा में वो सावरकर गौरव यात्रा लेकर निकलेंगे। यानी बीजेपी ने इसे पूरी तरह से इनकैश करने का फैसला कर लिया। आप गलती कर रहे हैं, आप मिस्टेक कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है, वो तो बताएंगे हम सावरकर के साथ हैं, और उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। आपको नहीं पता आपकी फैमिली और कांग्रेस का इतिहास क्या है, ये आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। इससे उद्धव गुट की शिवसेना परेशान हो गई, क्योंकि राहुल गांधी बोले आए, भुगतना उनको पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो सावरकर को अपना भगवान बताती है। तो शिवसेना परेशान हो गई कि शिंदे गुट तो जो है वो पूरा मामला पकड़े हुए है, क्योंकि सावरकर के नाम पर हिंदुत्ववादी पार्टी होने का दावा शिवसेना करती रही है। लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि वो आज उस कांग्रेस के साथ खड़ी है जिस कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए दिन सावरकर के बारे में तीखी आलोचना करते रहते हैं। उद्धव गुट की शिवसेना ने भले ही राहुल गांधी को चुप करा दिया, लेकिन राहुल गांधी की बातों ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिससे उद्धव ठाकरे ही नहीं, महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के पूरे गठबंधन को फंसा दिया है। यही वजह है कि उद्धव गुट की शिवसेना अपनी भड़ास शिंदे और बीजेपी पर निकाल रही है। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि जो लोग सावरकर की गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उन्हें सावरकर के बारे में पता भी है कि वो क्या हैं?
सावरकर और आरएसएस की विचारधारा का कोई मेल नहीं था, यह संजय राउत का दावा है। आरएसएस सावरकर के हिंदुत्ववाद को नहीं मानता था। सावरकर दाढ़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। अब ये नया ले आए कि सावरकर दाढ़ी बढ़ाने वालों के खिलाफ थे। क्या एकनाथ शिंदे दाढ़ी काटकर घूमेंगे? ये पूछ रहे हैं संजय राउत कि एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटा लें अगर वो सम्मान करते हैं सावरकर का। अभी इस पर आऊंगा, लेकिन इसी तरह से उद्धव ठाकरे सावरकर को लेकर पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर ने देश की आजादी के लिए कठोर कारावास और कठिनाइयां झेली, ना कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या ये सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करेंगे? अच्छा, अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जिस महाविकास आघाड़ी में है शिवसेना, उसमें कांग्रेस से पूछे वो अखंड भारत की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे क्या? वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उनसे सटे हुए हो और सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि परेशान हो रहे हैं कि भाई एक तो राहुल गांधी ने डैमेज कर दिया, ऊपर से बीजेपी उस महाराष्ट्र में जहां 48 लोकसभा सीटें हैं वहां पर जो है वो गौरव यात्रा निकाल रही है सावरकर के न समर्थन में। तो सारा सेंटीमेंट उधर बह जाएगा। वैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम पर सेंटीमेंट बहता है, सावरकर के नाम पर सारी चीजें उधर भी चली जाएंगी। अच्छा, अगर आपने गौर किया हो कि अभी संजय राउत का बयान आपको बता रहा था, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई सावरकर दाढ़ी रखने के खिलाफ थे, तो क्या एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटवा देंगे? बॉस, जहां तक दाढ़ी की बात है, तो दाढ़ी तो बाला साहब ठाकरे भी रखते थे और उनके पोते आदित्य ठाकरे भी दाढ़ी रखते हैं। तो इसको क्या माना जाए कि वो सावरकर को नहीं मानते या नहीं मानते थे? क्या बाला साहब सावरकर को नहीं मानते थे? ये देखिए, आदित्य ठाकरे की दाढ़ी है। तो क्या जो दाढ़ी रखता है वो सावरकर को नहीं मानता? ये बाला साहब की फोटो है, बाला साहब भी दाढ़ी रखते थे। बाला साहब ने तो दाढ़ी नहीं हटाई कि सावरकर को मानना है तो दाढ़ी हटवानी पड़ेगी। लेकिन आप इससे समझिए कि संजय राउत और शिवसेना कितना पैनिक में है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे दाढ़ी कटा के दिखाएं अगर सावरकर को मानते। यानी ये बातें फ्रस्ट्रेशन की वजह से निकल रही हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी की गलती उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ने वाली? और राहुल गांधी की गलती पीएम मोदी को 2024 के लिए अहम सीटें फ्री में दिलाने वाली? क्योंकि जिस महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं वहां 48 लोकसभा सीटें उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी गई, पार्टी का निशान गया। अब लगता है कि उनके हाथ से उनके मुद्दे भी जाने वाले, क्योंकि सावरकर का मुद्दा एकनाथ शिंदे ने उठा लिया। शिंदे ने उद्धव गुट को लेकर कहा है कि एक वक्त था जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सावरकर का अपमान करने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ जूता मारो अभियान चलाया था। वहीं आज खुद को बाला साहब का वारिस कहने वाले सावरकर का अपमान करने वालों के साथ। तो उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इन दोनों के बीच सावरकर को लेकर लड़ाई महाराष्ट्र में तेज हो गई है। और उसकी बड़ी वजह जो मैं आपको बता रहा हूं, वो बड़ी वजह है महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें। तो राहुल गांधी ने गलती की, लेकिन इन 48 लोकसभा सीटों पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एक तरीके से बढ़त मिली। उद्धव ठाकरे के विरोधी तो कह रहे हैं कि वो अपना ही इतिहास भूल गए, लेकिन आज हम राहुल गांधी की बात करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि वो भी सावरकर के मामले में अपनी पार्टी और अपने ही परिवार के लोगों का इतिहास भूल गए। जो राहुल गांधी सावरकर को बड़े हीन भाव से देखने वाली सोच रखते हैं, उनके परनाना कैसे नेहरू जी बधाई संदेश दे रहे थे 1937 में, वो मैंने आपको बताया। राहुल गांधी कहकर एक तरह से सावरकर का अपमान करते हैं कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं। उन राहुल गांधी को बहुत पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज उनके दादा दादी पूर्व कांग्रेसियों का इतिहास बताता हूं। वो पहले तो मनमोहन सिंह को ही याद कर लें भाई, ये तो रिसेंट की बात बता रहा हूं। चलिए दादा दादी की बात हो सकता है भूल गए होंगे, मनमोहन सिंह यहीं से शुरू करते हैं, जो यूपीए के राज में 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कभी सावरकर को लेकर उस तरह की बातें नहीं की जैसा राहुल गांधी करते। 4 साल पहले ही मनमोहन सिंह ने कहा था कि सावरकर की विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन वो सावरकर के विरोध में नहीं है। मनमोहन सिंह ने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में डाक टिकट तक जारी किया था। सुनिए सावरकर पर मनमोहन सिंह ने 2019 में, मात्र 4 साल पहले,
क्या कहा था राहुल गांधी भी सुने। And as far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira Gandhi had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. As far as the case of being referred to the government, I think since we are not likely to be in government, the issue will be settled by the government when a case comes before the committee which looks into these matters. 4 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठकर कह रहे हैं कि वो सावरकर के विरोध में नहीं है, और सावरकर भी नहीं बोल रहे, सावरकर जी बोल रहे हैं, और भारत रत्न देने के नाम पर मना नहीं कर रहे, कह रहे हैं हम जब सरकार में आएंगे तब देखेंगे। मनमोहन सिंह जब 2004 में प्रधानमंत्री बने थे तब भी उनके एक मंत्री मणिशंकर अय्यर के सावरकर पर एक बयान पर विवाद हो गया था। उस वक्त भी मनमोहन सिंह ने सावरकर पर कहा था कि वीर सावरकर देशभक्त हैं। सुने राहुल गांधी, वो हर चीज में मनमोहन सिंह का बड़ा जिक्र करते हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था वीर सावरकर देशभक्त हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो सावरकर की जिंदगी के कुछ पहलू हैं जिससे कांग्रेस सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं मानते थे कि सावरकर डरपोक थे। उन्होंने नहीं कहा कि मैं मनमोहन सिंह हूं, सावरकर नहीं हूं। ये राहुल गांधी कहां से नया लेकर आए हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, इससे पता नहीं जैसे उनकी इमेज चमक जाएगी, और इस चक्कर में वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भी नुकसान कर रहे हैं। तब मनमोहन सिंह ने वीर सावरकर पर विवाद को गैर जरूरी बता दिया था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि हर किसी के पास इतिहास को अपने तरीके से पेश करने की आजादी होती है, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है उनके खिलाफ बोलने से कोई फायदा नहीं। तो मनमोहन सिंह स्मार्ट पॉलिटिशियन, भाई वो देख रहे हैं जब इंदिरा गांधी टिकट जारी कर रही हैं, इंदिरा गांधी उनको सावरकर को हीरो बता रही हैं, तो ये कैसे कह देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, वो सावरकर को तो हम हीरो मानते हैं, भले चलिए ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात पर अलग बात हो सकती है, मत हो सकती। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था अभी आगे बताऊंगा। मनमोहन सिंह ने सावरकर पर जिस डाक टिकट की बात की, वो डाक टिकट दरअसल 1970 में जारी हुआ था। तब इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी जी उस वक्त ये टिकट जारी कर रही। ये वो डाक टिकट है, 28 मई 1970 को जारी हुआ था। 20 पैसे के इस डाक टिकट में सावरकर का पूरा नाम और अंडमान की उस सेलुलर जेल की तस्वीर थी जहां पर सावरकर ने 9 साल 10 महीने भयंकर यातनाओं के बीच सजा काटी थी। तो इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी जी सावरकर पर टिकट जारी कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी खुद को सावरकर न साबित करने के चक्कर में एक ऐसा मामला जिसको आसानी से माफी मांग के निपटाया जा सकता था, उसमें कोर्ट में गए, कोर्ट केस में फंस गए, संसद सदस्यता चली गई, घर चला गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि उनको दिखना था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं तो माफी नहीं मांग सकता। दादी क्या कर रही है वो देख लीजिए। यह डाक टिकट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि 1966 में सावरकर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से लगातार मांग हो रही थी कि सावरकर को देश के लिए उनके योगदान पर सम्मानित किया जाए। तो राहुल गांधी की दादी जी सावरकर जी को सम्मानित कर रही। इतना ही नहीं, जब सावरकर की 100वीं जयंती आने वाली थी तो इससे पहले 20 मई 1980 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी जी ने सावरकर को देश का महान सपूत बताने वाली चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी आपको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं, ये वो चिट्ठी जो इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के सचिव श्री पंडित बाखले को लिखी थी। 20 मई 1980 की इस चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वीर सावरकर की हिम्मत भरी ललकार का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम स्थान है। ललकार बता रही हैं राहुल गांधी, जिनको डरपोक बताते हैं। मैं भारत के इस असाधारण बेटे, राहुल गांधी डरपोक बताते हैं, उनकी दादी जी असाधारण बेटा बता रही थी, उनकी जयंती के शताब्दी वर्ष के जश्न की सफलता की प्रार्थना करती। इतना ही नहीं, अभी और सुनते जाइए। मैंने बोला ना आज पाठशाला राहुल गांधी देख लेंगे तो वीर सावरकर के मुद्दे पर माफी मांग लेंगे।
इतना ही नहीं, वीर सावरकर पर गहन रिसर्च करने वाले मशहूर लेखक विक्रम संपत की किताब है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लेगेसी। उसमें लिखा है कि वीर सावरकर का जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए इंदिरा गांधी ने सावरकर के नाम पर बने स्मारक ट्रस्ट को 11,000 रुपए का पर्सनल डोनेशन भी दिया। मतलब अपने अकाउंट से 11,000 रुपए डोनेट किए कि मनाइए इनका 100वां वर्ष। ये वो दौर था जब 11-12 हजार रुपए में भारत में फिएट कार मिलती थी भाई। इंदिरा गांधी ने जो 11,000 रुपए दिए, 11,000 की कीमत देखिए, फिएट कार आ जाती थी। फिएट कार आज की डेट में एंट्री लेवल सेडान की कीमत 7-8 लाख रुपए होती है। 1980 में 11,000 रुपए में 100 ग्राम से ज्यादा का गोल्ड मिलता था। 100 ग्राम सोना आ जाता था उस 11,000 रुपए में, जो इंदिरा गांधी ने अपने अकाउंट से डोनेट किए सावरकर जी के लिए, उस कार्यक्रम के लिए। आज की डेट में 100 ग्राम सोना लेने जाइएगा तो 6 लाख रुपया लग जाएगा। तब 1980 में सोने की कीमत 950 रुपए थी प्रति 10 ग्राम। आजकल 60-61 हजार रुपए चल रहा है। इतना ही नहीं, अभी सुनते जाइए। साल 1983 में इंदिरा गांधी यानी राहुल गांधी की दादी जी ने खुद से पहल करते हुए फिल्म डिवीजन को वीर सावरकर पर एक डॉक्यूमेंट्री तक बनाने के लिए कह दिया था। डॉक्यूमेंट्री का नाम था द ग्रेट रेवोल्यूशनरी। ग्रेट रेवोल्यूशनरी बताने के लिए इंदिरा गांधी जी ने कहा कि सावरकर पे बनाओ भैया, एक फिल्म बनाओ। यह 22 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। फिल्म डिवीजन से डॉक्यूमेंट्री आजादी के नायकों और भारत के महान सपूतों पर बनती थी। यह डॉक्यूमेंट्री प्रेम वैद्य ने बनाई थी, जो भारत सरकार की फिल्म डिवीजन के साथ 1954 से लेकर 1985 तक जुड़े थे। प्रेम वैद्य को सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का जिम्मा मिला था, जो डॉक्यूमेंट्री 1983 में रिलीज हुई। प्रेम वैद्य ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद कहा था कि उन्हें नवंबर 1977 में सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्यूमेंट्री का काम शुरू नहीं हो पाया। फिर जब 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में लौटी तो 15 अगस्त 1982 को कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके वो सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करें, जिसके बाद वो सावरकर से जुड़े हुए स्थानों पर गए, अंडमान की सेलुलर जेल में शूटिंग के लिए गए और इसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनकर तैयार हुई। तो जिन सावरकर को राहुल गांधी डरपोक बताने में पूरी ताकत झोंके पड़े हैं, अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे लगाए पड़े हैं, उन सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनवाने के लिए 1977 में इंदिरा गांधी जी ने कहा और फिर 1980 में सरकार में लौटी तो फिर कहा कि बनाओ, वीर सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री बनवाओ। राहुल गांधी की दादी जी। वीर सावरकर की 1966 में जब मृत्यु हुई थी, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी दुख जताया था। सावरकर अ कॉन्टेस्ट लेगेसी किताब के मुताबिक तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ने कहा था कि वीर सावरकर देश की आजादी के लिए लड़ने वाले एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। यह पूर्व कांग्रेसियों का बता रहा हूं। उनका जीवन देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि सावरकर के निधन से वर्तमान भारत ने एक अहम शख्सियत को खो दिया। उन्होंने अपने नाम को बहादुरी और देशभक्ति के साथ सार्थक किया। महान क्रांतिकारियों में उनका नाम गिना जाएगा, जिनसे अनगिनत लोग प्रेरणा लेंगे। ये सारी बातें, और अभी तो और बताने वाला हूं, लेकिन इतनी बातें सुनकर आपको यह नहीं लग रहा कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस पार्टी और अपने गांधी परिवार का इतिहास ही नहीं पता कि वो सावरकर के बारे में क्या सोचते थे? वो अलाइंड ही नहीं है अपनी हिस्ट्री से, और इसीलिए उनका फ्यूचर का जो सपना है वो डिसबैलेंस हो रहा है। वैसे वीर सावरकर ये नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु पर कोई शोक करे या कोई भीड़ जुटे। मशहूर इतिहासकार विक्रम संपत की किताब सावरकर अ कॉन्टेस्ट लेगेसी के मुताबिक वीर सावरकर ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि उनकी मृत्यु पर किसी तरह का कोई शोक नहीं होना चाहिए और किसी तरह की कोई शोक यात्रा या कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को दिक्कत हो। यहां तो एक केस लड़ने के लिए और ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए पूरा हुजूम चल जाता है। वहां सावरकर कह रहे थे कि लोगों को दिक्कत ना हो भाई, इसलिए मेरी कोई अंतिम यात्रा वात्रा मत निकालना। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उनका शव सावरकर सदन में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया था। उनके आखिरी दर्शन के लिए करीब 2 लाख लोग जुट गए थे। तो जिन सावरकर को राहुल गांधी डरपोक बताते, उनके लिए उनके मना करने के बावजूद जन समर्थन ऐसा था कि 2 लाख लोग आखिरी दर्शन के लिए आए थे। अगले दिन यानी 27 फरवरी को मुंबई की सड़कों पर वीर सावरकर की अंतिम यात्रा निकाली गई। तब करीब 1 लाख लोग उस अंतिम यात्रा में जुटे।
ये तस्वीर अंतिम यात्रा की दिखा रहा हूं, वीर सावरकर की अंतिम यात्रा की तस्वीर है। स्वतंत्रता वीर सावरकर अमर रहे, उनकी फोटो, ये देश का सेंटिमेंट। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी तो समझ गई, लेकिन 2023 में बैठे हुए राहुल गांधी को अब तक समझ में नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में जाकर वो सावरकर को जो है वो कोस रहे हैं और डरपोक बता रहे हैं। राहुल गांधी पॉलिटिक्स की ये नब्ज पकड़ ही नहीं पा रहे। लोग स्वतंत्रता वीर सावरकर अमर रहे के नारे लगा रहे थे वहां। जो राहुल गांधी और कांग्रेस आए दिन सावरकर का नाम लेकर कोसते हैं और सावरकर को माफी वीर और खुद को बहादुर बताने वाली बातें करते हैं, उन्हें यह इतिहास भी पढ़ना चाहिए कि खुद कांग्रेस की सरकार ने वीर सावरकर के लिए पेंशन जारी की थी। यह बात साल 1964 की है। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री ने गृह मंत्री फंड से उनके लिए 3900 रुपए की मदद की थी, उस जमाने में 3900, और इसके बाद 1000 रुपए की मदद और की थी। उस वक्त की महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने 20 सितंबर 1964 से सावरकर के लिए हर महीने, कांग्रेस की सरकार ने हर महीने 300 रुपए की पेंशन शुरू की थी। उस वक्त वीर सावरकर काफी बीमार रहने लगे। उन्हें सरकार की तरफ से स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पेंशन मिल रही थी। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकारें सावरकर को मान और सम्मान दे रही थी। राहुल गांधी हिस्ट्री कब पढ़ेंगे? राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के बारे में हमने आपको बताया कि वो कैसे सावरकर का सम्मान करती थी। आज आपको सावरकर पर राहुल गांधी के दादा के बारे में भी बताता हूं, फिरोज गांधी। उनकी बातें बताता हूं। दादी का सुना, आप दादा का सुनिए, जो बहुत कम लोगों को पता होगी ये बात। ये 1957 की बात है, जब फिरोज गांधी संसद सदस्य थे। 22 नवंबर 1957 को लोकसभा में वीर सावरकर को लेकर एक बिल रखा गया। यह प्रस्ताव मथुरा से निर्दलीय सांसद राजा महेंद्र प्रताप लेकर आए थे। यह बिल उन लोगों को सम्मान देने के बारे में था जिन्होंने देश की सेवा की थी। इसमें वीर सावरकर, बरिंद्र कुमार और डॉक्टर भूपेंद्र नाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद के भाई, इनके नाम का जिक्र था कि इनको सम्मानित करना चाहिए। संसद के अंदर डिप्टी स्पीकर ने बिल को पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन कांग्रेस के कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया। इसलिए बिल पेश करने को लेकर वोटिंग करानी पड़ी। बिल पेश करने के पक्ष में 48 वोट पड़े, विरोध में 75 पड़े। इससे यह बिल पेश नहीं हो पाया। बिल पेश करने वाले सांसद राजा महेंद्र प्रताप इससे दुखी होकर संसद से वॉकआउट कर गए। उस दिन महेंद्र प्रताप का साथ कुछ ऐसे सांसदों ने दिया था जो नाम आपको चौंका देंगे। उसमें एक नाम था राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी का। उन्होंने सावरकर पर बिल लाने का समर्थन किया था। फिरोज गांधी ने तब बहुत सख्त लहजे में कहा था कि सरकार की तरफ से इस बिल का विरोध करना डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जैसा। तो राहुल गांधी की दादी से लेकर दादा तक सावरकर के बारे में क्या सोचते थे, वो सुन रहे हैं आप, और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं। फिर आप कहते हैं, चर्चा होती है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हरा क्यों नहीं पा रही। राहुल गांधी किस तरह से सावरकर का मजाक उड़ाते रहे, उनका एक पुराना वीडियो आज आपको फिर से दिखाता हूं। भैया पेन देना, पेन देना। सावरकर जी, भैया क्या लिखवाना है मुझसे? भैया क्या लिखवाना है बोलो। अच्छा क्या लिखवाना है बोलो जरा। अच्छा भैया आप अंग्रेज हो ना, क्या लिखवाना है? अच्छा लिखवाना है कि मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगा। अभी लिखता हूँ, एक सेकंड, ये लो। अच्छा और क्या लिखवाना है? पैर छुआने, पैर छुआने, चलो पैर छुआता हूँ, ये लो पैर छुआ देता हूँ। ये राहुल गांधी सावरकर का, वीर सावरकर का मजाक बना। पॉलिटिक्स में किसका मजाक बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो पब्लिक देख रही है। हमने आपको नेहरू से लेकर फिरोज गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी तक का इतिहास बता दिया कि सावरकर के लिए कैसे सम्मान बढ़ता गया। और फिर इंदिरा गांधी के दौर में तो सावरकर को कांग्रेस ने एक तरह से अपना लिया था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा हावी, यहां से प्रॉब्लम आई है, वामपंथी विचारधारा। और जब से सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी का दौर आया, तो कांग्रेस सावरकर के बारे में तीखी बातें बोलने लगी। आपको 2003 की एक बात बताता हूं, जब संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाने का फैसला हुआ था।
जनवरी 2003 में बजट सत्र शुरू होने वाला था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। उस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर की तस्वीर का अनावरण होने वाला था। सोचिए, उस वक्त स्थिति यह थी कि सोनिया गांधी ने सावरकर की तस्वीर के अनावरण में जाने से मना कर दिया और इसके लिए राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिख दी। कांग्रेस ने वीर सावरकर की तस्वीर संसद में लगाने का विरोध किया और राष्ट्रपति से भी अपील की कि वो संसद में सावरकर की तस्वीर का अनावरण न करें, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने तय वक्त पर तस्वीर का अनावरण किया। कांग्रेस का विरोधाभास यह था कि संसद की जिस कमेटी ने संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाने के फैसले को अप्रूव किया था, उस कमेटी में कौन था? प्रणब मुखर्जी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कहा था कि लगाइए फोटो वीर सावरकर की। आज आपको यह इतिहास इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे राहुल गांधी इस देश की जनता के सेंटिमेंट से डिस्कनेक्टेड है, कैसे वो अपने परिवार के इतिहास से डिस्कनेक्टेड, कैसे वो अपनी पार्टी के इतिहास से डिस्कनेक्टेड हैं और इसलिए जो वो मुद्दे उठाते हैं उससे जनता डिस्कनेक्टेड महसूस करती है और इसीलिए चुनाव पे चुनाव हारते हैं, सीटें घटती जाती। पाठशाला में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का चैप्टर खोलने जा रहा हूं अब, जो बुलेट प्रूफ बुर्का पहन रहे हैं आजकल। पाकिस्तान में हमले के डर से आजकल इमरान खान अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ बुर्का पहन रहे हैं। यह सुनकर आपको हंसी आ रही होगी कि भाई अगले ये बुलेट प्रूफ बुर्का क्या है, क्या पहन के घूम रहे हैं, लेकिन भाई अगले की जान का सवाल है और लोगों को मजाक लग रहा है। आइए खोलते हैं इसका चैप्टर। आज इमरान खान लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। उन पर कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। पहले आप इमरान खान का आज का वायरल वीडियो देख लीजिए। ये इमरान खान ही हैं जो अब आपको इस गाड़ी से उतरते दिखाई देंगे और ये देखिए, सफेद पठानी सूट और काली जैकेट पहने हुए हैं और चेहरा ऐसे ढक रखा है जैसे बुर्का पहनने पे चेहरा नहीं ढक जाता और चारों तरफ से इनको सिक्योरिटी ने घेर रखा। ये देख रहे हैं, इमरान खान बीच में चल रहे हैं और चारों तरफ से सिक्योरिटी ने ऐसे वो कवर जैसा दे रखा है, चेहरा तक ढक दिया भाई का। हमारे यहां तो आतंकी का मुंह ढक के ले जाते हैं, वहां के पूर्व प्राइम मिनिस्टर का मुंह ढक के ले जा रहे हैं। यह है पाकिस्तान। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है कि इमरान खान के सिर को गर्दन तक ढक दिया गया है। यह बुलेट प्रूफ बुर्का नहीं है तो क्या है? एक गोल लंबे बुलेट प्रूफ कैप से उनका चेहरा ढका हुआ। यह हालत है पूर्व प्रधानमंत्री की। देख रहे हैं, मजाक चल रहा है। उसका कंधा एक ने पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। अच्छा, ये जो ऐसे ये लिए हुए हैं, हमारे यहाँ बिहार में बारात में लोग ऐसे ऐसे लाइट लेके चलते हैं। दूल्हा चलता है ना, उसके साइड में ऐसे लाइट लेके चलते हैं, उसी में बीच में नाच गाना चल रहा है। ये वैसा लेके चल रहा है। ये है पाकिस्तान है, ये है पूर्व प्रधानमंत्री। और बनाओ आतंकवादी, ये हालत हो गई तुम्हारी। इस वीडियो के आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अरे इमरान खान बुलेट प्रूफ बुर्का पहनकर घूम रहे हैं। जब जान पर बात आई तो इमरान ने लोहे का बुर्का पहन लिया। कोई कह रहा है कि इमरान खान को काले रंग की बाल्टी पहना दी है। लोग मजे ले रहे हैं। वैसे इमरान खान के आगे पीछे चल रहे सुरक्षा गार्ड्स के हाथों में बैलिस्टिक शील्ड है जो बुलेट के हमले से बचाती है, लेकिन अगर बुलेट इस शील्ड से बचकर आगे निकल गई तो बैलिस्टिक हेलमेट से जान बच सकती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहां आत्मघाती बॉम्बर घूम रहे हैं, ये लोग गोली से बचा रहे हैं। एक आएगा, इसे बांध के फट जाएगा, तब वहां तो कभी भी ब्लास्ट हो जाता है। वहां से फटने के लिए इंडिया भेज रहे हो, उसका खुद का अपने देश में फटने में क्या जाएगा, फट जाएगा। ऐसे में सारे इंतजाम कुछ भी नहीं है। हालांकि पिछले साल 3 नवंबर को हुए हमले के बाद इमरान खान पर बहुत सावधानी रखी जा रही है, लेकिन इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने का मकसद सुरक्षा के अलावा कोर्ट और शहबाज सरकार पर प्रेशर बनाना है। ये अपना मजाक जो उड़वा रहे हैं वो प्रेशर बनाने के लिए। देखो क्या हालत हो गई है शहबाज सरकार के जमाने, क्योंकि ये वीडियो खुद इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने ट्वीट किया है, जिससे शहबाज सरकार पर यह प्रेशर बनाया जाए कि इमरान की सुरक्षा वापस लेने की वजह से उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। उन्हें पब्लिक प्लेस में आने जाने के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जान को बहुत खतरा है। इमरान खान को इस तरह का कैप इसलिए पहनाया गया ताकि गोली के हमले से सिर या चेहरे को बचाया जा सके। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सिर पे कैप पहना दी, ठीक, मान लीजिए दूसरे ने सामने से गोली मारी पैर पे, आदमी गिरा धप, कैप ऊपर मुंह नीचे, फिर मार देगा मुंह में, तब
हालांकि इस कैप में देखने के लिए छोटा सा हिस्सा बना हुआ, देखिए अंदर से इमरान खान को दिखे तो कि ले कहां जा रहे हैं, पता चला शहबाज सरकार के लोग ही या आईएसआई उठा के ले गई। इसमें कुछ साफ हालांकि दिखाई नहीं देता है, जिससे इमरान खान को बहुत परेशानी भी हो रही है, लेकिन क्योंकि इन लोगों को बुर्का पहनने की आदत नहीं ना है। लेकिन जान की सुरक्षा के लिए इस तरह की परेशानी बहुत मामूली है, मगर लोगों को तो मौका मिल गया, इसलिए पूछ रहे हैं कि अब पता चला कि बुर्का पहनने में कैसा महसूस होता है। वैसे आजकल इमरान खान इसी बुलेट प्रूफ बुर्के में कोर्ट में जाते हैं। एक बार पूरा वीडियो आपको फिर से दिखा, एक और वीडियो दिखाता हूं, ये तो आप देख ही रहे हैं। ये 21 मार्च 2023 का वीडियो। पिछले महीने 21 मार्च को कोर्ट में पेशी के दौरान इमरान खान इस तरह से कोर्ट पहुंचे। आजकल इमरान खान कई मुकदमे चूंकि झेल रहे हैं तो उन्हें आए दिन कोर्ट तो जाना ही पड़ता है। उनके पास अब पहले जैसी सुरक्षा नहीं है, इसलिए यह तरीका निकाल लिया कि ऐसे ढक के मुझे ले जाओ। यह इमरान खान की प्राइवेट सिक्योरिटी। अच्छा, तोशा खाने से इतना पैसा मारे हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी ढंग की रख ले, यह क्या तरीका है रखने। कोर्ट की पेशी में इमरान खान बुलेट प्रूफ बुर्का पहनकर जाते हैं, लेकिन जब पब्लिक के बीच जाते हैं तो उनके साथ पूरा बुलेट प्रूफ कमरा चलता है। यह 25 मार्च को लाहौर में हुई रैली का वीडियो है। इसमें इमरान खान ने एक बुलेट प्रूफ कंटेनर में बैठकर भाषण दिया। डर का माहौल देखिए, लोग कहते हैं डर का माहौल है इंडिया में, डर का माहौल कैसा होता है देखिए पाकिस्तान में। इमरान खान को डर है कि शहबाज सरकार अपनी सियासत के लिए उन्हें रास्ते से हटा सकती है। ऐसे कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कई नेताओं को गोली मारकर रास्ते से हटाया गया है। बेनजीर भुट्टो की भी गोली मारकर हत्या हुई थी। लेकिन आप कंटेनर देखिए ना, पूरा कमरा ही खड़ा कर दिया और उस कमरे के अंदर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान। हमारे यहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लाल किले से भाषण देंगे तो हटाओ, ये सब लगा के मैं भाषण दूंगा, बुलेट प्रूफ शीशा हटाओ इसको। जबकि इंडिया में तो उनकी जान के पीछे बाहर से लेकर अंदर तक कितने लोग पड़े हुए। और ये देखिए, जो दुनिया भर में लोगों को मारने भेजते हैं उनकी हालत देखिए, दिल उनका ऐसा धक धक कर रहा है। एक टाइम था जब प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान का ऐसा जलवा था कि वो अपने घर से पीएम हाउस तक 15 किलोमीटर की दूरी हेलीकॉप्टर से तय करते थे, जिस हेलीकॉप्टर का हर घंटे का खर्च ही करीब 2,75,000 रुपए था। 100 करोड़ रुपए तो इमरान खान ने हेलीकॉप्टर से ऑफिस और घर आने जाने में ही उड़ा दिए। लेकिन जब दिन बदलते हैं तो सब उड़ जाता है। सत्ता ही नहीं, सुरक्षा गार्ड भी गायब हो जाते हैं। एक जमाना था कि इमरान की जो सिक्योरिटी थी, इमरान की सुरक्षा में, जब वो पीएम थे, 250 सुरक्षा गार्ड थे। जब एक्स पीएम हुए तब 70 गार्ड थे, तब भी। और इस साल 27 जनवरी से 0, एक गार्ड नहीं। ये अपना खुद का रखे हुए हैं जो ऐसे लेके पर्दा लेके घूम रहा है। पाकिस्तान के हालांकि हर महीने 2 करोड़ 20 लाख रुपए बच रहे हैं। अब सुरक्षा इमरान खान को देनी नहीं पड़ रही तो करीब 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए बच रहा है। इतने पैसे से तो पाकिस्तान के 1,10,000 परिवार को 1 किलो आटा मिल सकता है, जिसके लिए अब तक 20 लोग वहां जान गंवा चुके। पाकिस्तान में वैसे तो आटे का संकट पिछले कई महीने से चल रहा है, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि आए दिन आटे के लिए भगदड़ मच रही है पाकिस्तान। आटा लेने के लिए जो भीड़ लगी है, वो उसमें लोगों की जान चली जा रही है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह तस्वीर पेशावर की है। वहां एक आटे से भरा हुआ ट्रक आया, ऐसी लूट मची जिसे देखकर दुनिया पाकिस्तान पर तरस खा रही। भाई, लोग दुश्मन मुल्क कहते हैं, लेकिन दुश्मन मुल्क में भी ये तो आम लोग हैं ना। इनकी हालत देखिए क्या हो गई है, लूट मच गई है। लोग ट्रक के ऊपर चढ़ के लूट रहे हैं आटा। सैकड़ों पाकिस्तानियों के बीच जान की परवाह किए बिना ट्रक से आटा लूटने की होड़ मची। लोग ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर से आई एक और तस्वीर देखिए। आटा लेने के लिए पहुंची भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सुनिए कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज गूंज रही है, जिसके बाद लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए। सुनिए एक बार।
तो लोगों की दिक्कत यह है कि महंगाई इतनी है, आटा नहीं है तो भूख से मर रहे हैं। आटा लूटने जा रहे हैं तो पुलिस गोली चला दे रही है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें आटे की एक बोरी को लूटने के लिए पाकिस्तानी लोगों के बीच छीना झपटी चल रही। आटे की बोरी छीनने के लिए लोगों के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही। पाकिस्तान में सरकार ने रमजान के मौके पर मुफ्त आटा बांटने की योजना शुरू की, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर मुफ्त के आटे के लिए भगदड़ की वजह से 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी। पाकिस्तान में आटे के लिए मची इस लूट की वजह बताता हूं। आटे की कीमत 150 से 200 रुपए किलो चली गई। कहां से गरीब आदमी खाएगा भाई? आसमान छूती महंगाई की वजह से पाकिस्तानियों के लिए रोजा तोड़ना मुश्किल हो रहा है। महंगाई में पाकिस्तान की जनता पिस रही है। यह महंगाई से परेशान एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो है जो अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जो बहुत वायरल हो रहा है। कराची की यह महिला बढ़ती महंगाई के लिए शहबाज सरकार को कोस रही है और कह रही है कि शहबाज सरकार इमरान खान के पीछे पड़ी हुई है, महंगाई नहीं देख रही है। एक बार सुनिए। ये कि इमरान खान ने वो किया, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, तूने किया जो कुछ किया। यहूदी न गैस दे रहा है, न बिजली दे रहा है, न पानी दे रहा है। महंगाई कर दिया, आटा खाने नहीं दे रहा, रोटी खाने नहीं दे रहा, चावल खाने नहीं दे रहा। मनोज होटल नहीं निकलेगी, डूब के तू मर जा। ये वहां आलम है। पाकिस्तान में महंगाई हर महीने नए रिकॉर्ड बना रही है। मार्च में महंगाई ने पाकिस्तान में 1965 के बाद के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में मार्च के महीने में महंगाई 35% के करीब पहुंच गई। 35%, जो मार्च के महीने में अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई दर। मार्च 2022 में पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 12-13% के आसपास थी। आज की डेट में 35% पर। पाकिस्तान में भूखमरी का आलम यह है कि कराची में आटा बांटने के बीच जो भगदड़ मची, उसमें 12 लोगों की मौत हुई। आपको एक मजबूर मां का दर्द सुनाता हूं, जिसने कराची में मची भगदड़ में अपने बेटे को खो दिया और वो दुखी है। अच्छा, अभी वो बयान है नहीं, मैं आपको सुनवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन लोग वहां परेशान हैं। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में फल इतने महंगे हो चुके हैं कि लोग रमजान में नमक से इफ्तारी करने को मजबूर हैं। लोगों का गुस्सा कैसे शहबाज सरकार पर फूट रहा है, आपको सुनाता हूं। बहुत बुरे। क्यों? इस पाकिस्तान में जो महंगाई है वो किसी हाल में किसी को नहीं जीने देती है। तो आप खुद बोले यहाँ कौन जिएगा? यहाँ के इस वक्त जो हालात हैं, एक गरीब बंदा जी सकता है? जिसकी 15,000 सैलरी हो वो 15,000 बिल कहाँ से भरेगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भीख मांग रहे हैं। जिनके हाथ में पेन होना चाहिए, कलम होना चाहिए, वो भीख मांग रहे हैं। क्या समझती है, किसको जिम्मेदार समझती है सबसे ज्यादा? ये हुकूमत है, ये मौजूदा हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले क्या IMF ने क्या पहले भी लूट के गए, अब फिर लूट के जाएंगे। सबको लूट ही रहे हैं और क्या कर रहे हैं? लूट ही रहे हैं। कोई आपसे लग रहा है कुछ बेहतर कर देंगे? ये लोग बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं। फैसले कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सांस ले रहे हैं ना जो हम, उसकी भी आप टैक्स दें। वो सारे टैक्स हमसे ही ले लेना। अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी उन्हें बोलो सेल करे। जो बच्चों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हो वो यहाँ पाकिस्तान में आके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। जैसे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे, तुम लोग वहाँ बैठ के पढ़ा रहे हो। वहाँ बैठकर अच्छे कपड़े, अच्छा जूता, अच्छे कॉलेज। सब तो हॉस्पिटल में है ना, वो तो उनकी तो वैसी बीमारी चलती है। जब भी कोई काम होगा उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये वो मूवी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। दुख होता है कि जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में कटोरा पकड़ाया हुआ है माँ बाप ने। ये महिलाएं कह रही हैं कि पाकिस्तान भिखमंगा हो चुका है। लोग भीख मांग रहे हैं, उनके हाथ में कटोरा थमा दिया। जिस मां के बारे में आपको बता रहा था, उसका दर्द भी अलग है। कंगाल पाकिस्तान अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाता, लेकिन बातें कश्मीर की करता है। पाकिस्तान को यह नहीं पता कि जितनी भीख के लिए वो IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा है, उसके 2 गुने से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर का बजट है। आज पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है, और हमारे यहां जिन लोगों के अंदर थोड़ा पाकिस्तान प्रेम है वो सुने। आज की डेट में जम्मू कश्मीर का बजट कितना है? जम्मू कश्मीर का बजट आज की डेट में 1,18,500 करोड़ रुपए। जो कश्मीर में कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है, 1,18,500 करोड़ का बजट है। और पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है,
IMF से जो भीख मांग रहा है वो कितना मांग रहा है? 57,484 करोड़ रुपए। अब आप बताइए, इसके बाद भी कुछ लोगों को पाकिस्तान अच्छा लगे, कुछ लोगों को अगर कश्मीर में तकलीफ नजर आए तो उनका भगवान मालिक है। पाठशाला में अब जमीन पानी में चलने और हवा में उड़ने वाली गाड़ी का चैप्टर। इसमें आपको दुनिया के वो गजब हथियार दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा दे। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में दुनिया ने कई खतरनाक हथियार देखे, कई ऐसे मिलिट्री व्हीकल्स भी देखे जो बेहद खतरनाक। लेकिन आज आपको उन मिलिट्री व्हीकल्स और हथियारों के बारे में बताऊंगा जो अपनी ताकत से दुश्मनों का खात्मा करने के साथ साथ मुसीबत में लोगों की जान भी बचा सकते हैं। ऐसे ऐसे हथियार आपको दिखाऊंगा जो आपने शायद देखे भी नहीं। अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक और घातक बॉम्बर जेट माना जाता है। इस बॉम्बर को आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। यह तस्वीर देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर। ऐसा लग रहा है जैसे वो फिल्मों में जो आसमान से आते हैं आपके एलियंस, उनका विमान नहीं दिखाता, ऐसा ही टाइप दिखाता है। ये यहां सच्चा विमान है। इंडिपेंडेंस डे, आयरन मैन 2, रैम्पेज और कैप्टन मार्वल जैसी फिल्मों में यह बॉम्बर दिखाया गया है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर स्टील्थ टेक्निक से बना हुआ है और दुनिया का सबसे महंगा स्टील्थ बॉम्बर है। स्टील्थ बॉम्बर वो होते हैं जिनको रडार भी पकड़ नहीं पाता। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इसे किसी भी देश को बेचा ही नहीं। दिखने में किसी बड़ी सी चिड़िया की तरह दिखाई देता है। इसके विंग्स की चौड़ाई 172 फीट है। इसे अमेरिका की नॉर्थरॉप ग्रनमैन कंपनी ने तैयार किया है, ग्रुमन कंपनी। B-2 स्पिरिट 16 परमाणु बम ले जा सकता है, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकता है, 1000 किलो के परंपरागत बम भी कैरी कर सकता है। फ्लाइंग रेंज 19,000 किलोमीटर है। एक B-2 स्पिरिट की कीमत 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। अमेरिका के पास 20 से ज्यादा B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर है। कोसोवा, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में युद्ध और स्ट्राइक के दौरान इस बॉम्बर ने अपनी ताकत दिखाई। अब आपको एक ऐसा जहाज दिखाता हूं जो एक बड़ी सी मछली की तरह दिखाई देता है। यह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का सुपर गपी प्लेन। यह प्लेन देखिए, आपने ऐसा प्लेन नहीं देखा होगा, ऐसा लग रहा है वेल मछली को प्लेन बना दिया। यह दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है। इसका इस्तेमाल नासा बड़े बड़े रॉकेट के ट्रांसपोर्ट के लिए करता है। इस जहाज में आसानी से 25 फीट की ऊंचाई और चौड़ाई वाले 23,000 किलो वजनी सामान को रखा जा सकता है। यह बोइंग 377 के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अब सवाल यह कि इतनी बड़ी चीजों को इसमें रखा कैसे जाता है। तो इस जहाज को 2 हिस्सों में 200 डिग्री तक खोला जा सकता है। देख रहे हैं कैसे खुल गया, पूरा प्लेन ही खुल गया। यानी इसका कॉकपिट वाला हिस्सा दरवाजे की तरह खुल जाता है, ये देखिए। और नासा का सुपर गपी प्लेन 460 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ऐसे विमानों ने मालगाड़ी और पानी के जहाजों से छुटकारा दिलाया, जो काफी धीमी रफ्तार से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। अब आपको टैंक दिखाता हूं जो मिनटों में पुल बन सकता है। युद्ध के दौरान अगर रास्ते में कहीं गड्ढा हो या फिर कोई नाला सामने आ जाए, नदी पड़ जाए, तो टैंक कैसे पार करेगा। तो इस समस्या का इलाज है ये टैंक, जिसका नाम है M104 वॉल्वरीन ब्रिज टैंक। इसे अमेरिका की जनरल डायनामिक्स कंपनी ने बनाया है। एक नाले पर यह टैंक कुछ ही देर में पुल बना देता है। ये देखिए, पुल बन गया, उसको चढ़ के पार कर गया और दूसरी गाड़ियां भी इससे पार कर सकती है। इसकी कुछ और खासियतें हैं जो आपको बताता हूं। यह 4 मिनट में, मात्र 4 मिनट में 24 मीटर लंबा पुल बना सकता है। पुल की चौड़ाई 4 मीटर तक होती है। टैंक पूरी तरह से आर्म्ड होता है। पुल बनाने के दौरान हमला भी कर सकता है। पुल से 5000 बार टैंक गुजर सकते हैं, इतना मजबूत पुल बनाता है। पुल 70 टन तक का वजन सह सकता है। पुल को 10 मिनट में वापस पैक भी कर सकता है। मतलब ये नहीं अब पुल बनाया, अब इसको कौन लपेटेगा, 10 मिनट में लपेटा, काम खत्म। बैटलफील्ड में इस तरह का टैंक बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर मुश्किल हालात में युद्ध लड़ा जा रहा है तो यह टैंक वहां किसी वरदान से कम नहीं।
ये वो हथियार है जिनके बारे में आपने पहले शायद ही कभी सुना और देखा। अब आपको दिखाता हूं वो असॉल्ट व्हीकल जो जमीन पर चलने के साथ साथ पानी में भी चल सकता है। इस असॉल्ट व्हीकल का नाम है AAV-7। इसे अमेरिकी सेना के साथ अमेरिका की नेवी और मरीन कॉर्प्स भी इस्तेमाल में लाते हैं। देख रहे हैं, वो समुद्र से निकला और सीधा चला गया अंदर, जमीन पे चलने लगा। ये मल्टीपर्पस व्हीकल है। इसे बैटल शिप से पानी में लॉन्च किया जाता है और इसमें 3 क्रू मेंबर के साथ 25 सोल्जर बैठ सकते हैं। इसमें मशीन गन है, 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ। देख रहे हैं पानी पे कैसे नाव जैसा चल रहा है और बाहर निकला तो गाड़ी जैसा चलने लगा। जमीन पर इसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। एक बार फ्यूल भरे जाने के बाद ये 480 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। अमेरिका में करीब 1500 AAV-7 व्हीकल हैं। अमेरिका ने ये व्हीकल इटली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, थाईलैंड और ब्राजील को भी बेचे। अब आपको वो मिलिट्री व्हीकल दिखाता हूं जो जमीन पर चलने के साथ उड़ सकता है। ये तो जमीन पर चला, पानी में चला, ये जमीन पर चलने के साथ उड़ सकता है। इस गाड़ी का नाम है ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर, जो जमीन पर तो चलता ही है लेकिन जरूरत पड़ने पर यह हवा में उड़ भी सकता है। ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर करीब 2000 किलो का वजन लेकर उड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसे उड़ाने के लिए किसी पायलट तक की जरूरत नहीं होती। हालांकि जरूरत पड़ने पर इसे पायलट भी उड़ा सकता है। ब्लैक नाइट ट्रांसफॉर्मर हवा में 10,000 फीट तक उड़ सकता है और 19 घंटे की उड़ान एक बार में भर सकता है। वॉर जोन में सैनिकों को डिप्लॉय करना हो या फिर कोई सप्लाई करनी हो, इसके जरिए आसानी से उसे पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है जो वेल की डिजाइन में बनाया गया है। ये देखिए, आगे से ही मुंह खोल दिया इसने। एयरबस बेलुगा दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान। इसका डिजाइन बेलुगा वेल मछली से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इतना बड़ा विमान है कि अगर 100 मीटर लंबे फुटबॉल मैदान में इसे लैंड कराया जाए तो आधा मैदान इससे भर जाएगा। इतने बड़े जहाज में सामान रखने के लिए जो गेट खुलता है वो भी बहुत हैरान करता है। वेल मछली की तरह एयरबस बेलुगा का मुंह यानी कॉकपिट वाला हिस्सा इसे खुल जाता है। एयरबस वही कंपनी है जिससे हाल ही में टाटा ग्रुप ने 140 प्लेन खरीदे थे या उसकी डील की। एयरबस बेलुगा जो है वो 184 फीट लंबा और 56 फीट ऊंचा है। 41,000 किलो वजन ले जा सकता है। खाली जहाज का वजन खुद 86,000 किलो है। करीब 24,000 लीटर फ्यूल कैपेसिटी है। एक बार में 28,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। 25 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। पिछले साल जुलाई में एयरबस बेलुगा प्लेन चेन्नई एयरपोर्ट पर आया था। हालांकि चेन्नई में सिर्फ रिफ्यूलिंग के लिए रुका था और इसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गया। अब मिलिए माइन क्लियरेंस गाड़ी से, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे महंगी माइन क्लियरेंस गाड़ी। इस गाड़ी का नाम है बफेलो माइन प्रोटेक्टेड रूट क्लियरिंग व्हीकल। ये देख रहे हैं गाड़ी, MPRV इसे कहते हैं। इसे अमेरिका की कंपनी फोर्स प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ने बनाया है। इस गाड़ी की लंबाई 4 मीटर है और इसमें रॉकेट लॉन्चर है, मशीन गन है, IED एक्सप्लोजिव होता है, सब कुछ है जिनकी मदद से यह रेस्क्यू मिशन के दौरान हमला भी कर सकता है। इस गाड़ी में 30 फीट लंबी रोबोटिक आर्मी फिट होती है जिसकी मदद से माइंस को डिटेक्ट किया जाता है और उसके बाद माइंस को डिफ्यूज किया जाता है। बफेलो MPRV की कीमत करीब 8 करोड़ 21 लाख रुपए। युद्ध या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान रिकवरी व्हीकल की भी जरूरत महसूस होती है। आपको ऐसे ही असॉल्ट रिकवरी व्हीकल के बारे में बताते हैं। इसका नाम M88A2 हरक्यूलिस है और लड़ाई के दौरान अगर टैंक या दूसरे व्हीकल खराब हो जाते हैं, उसमें सैनिक फंसे रह जाते हैं, तो रिकवरी के लिए फिर ये जाता है M88A2 हरक्यूलिस। इस रिकवरी व्हीकल में बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन लगी होती है जो टैंक्स को खिलौने की तरह उठा सकती है। देख रहे टैंक को किसी खींच के ले जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि M88A2 हरक्यूलिस व्हीकल पूरी तरह से बख्तरबंद है, यानी इस पर दुश्मन के हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इसकी रफ्तार 25 मील प्रति घंटा यानी करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसकी रेंज 200 किलोमीटर है, यानी एक बार फ्यूल भर दिए तो 200 किलोमीटर तक सफर तय करता है। इसे खास तौर पर अमेरिका के एब्राम्स टैंक की रिकवरी के लिए बनाया गया। तो ये वो हथियार हैं, ऐसे आधुनिक हथियार जिनके बारे में आप रोज नहीं सुनते।
लेकिन जो साइंस की तरक्की है उसका एक परिचायक। अच्छा, जब सुनने की बात हो रही है तो आजकल सुनने सुनाने का काम तो मोबाइल से होता है। तो पाठशाला में अब उस वैज्ञानिक का चैप्टर खोलने जा रहा हूं जिसे 50 साल बाद अपने ही आविष्कार पर दुख हो रहा है। 50 साल पहले जब ये प्रोडक्ट आया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अब आप भी इस प्रोडक्ट का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते घर दफ्तर सब जगह, लेकिन इसकी लत अब पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप बन गई। पचास साल पहले 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन से पहली कॉल की गई। 50 साल पहले इस कॉल की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि तब तक वो तार वाला फोन होता था। मोबाइल जैसी कोई चीज हो सकती है लोगों ने सोचा ही नहीं था। और जिस आदमी को ये कॉल की गई थी उसकी कुछ मिनटों तक बोलती ही बंद हो गई। मतलब उसको कह रहे हेलो हेलो, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, कैसे फोन काम कर रहा है। भाई को भरोसा ही नहीं हुआ कि तार वाला फोन अचानक वायरलेस कैसे हो गया, जिससे कहीं भी ले जाकर बात की जा सकती। दुनिया के पहले मोबाइल फोन को बनाने वाली शख्सियत से आपको मिलवा देता हूं, जिन्होंने 50 साल पहले दुनिया के पहले मोबाइल फोन से कॉल की। इनका नाम है मार्टिन कूपर, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही भाई हैं जिन्होंने पहला मोबाइल फोन जो है वो डिजाइन किया, बनाया। मार्टिन कूपर, जिन्होंने सामान्य लोगों के हाथ में मोबाइल फोन पहुंचाने का सपना देखा, लेकिन आज अपने ही बनाए मोबाइल फोन के आविष्कार से बहुत दुखी है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को इसकी लत लग चुकी है, जो एक भयानक महामारी बन गई है। इसके बारे में आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हर माता पिता की यही शिकायत है कि उनका बच्चा फोन से चिपका रहता है। अच्छा, वो खुद भी रहते हैं, लेकिन बच्चे को ज्यादा बोलते हैं, कि उनको लगता है बच्चा को फोन से नहीं चिपकना चाहिए। खुद बच्चे को कितना वक्त दे रहे हैं फोन में चिपके रहने की वजह से, ये नहीं कैलकुलेट करते। इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दुनिया के पहले मोबाइल फोन की आपको झलक दिखाता हूं। पहला मोबाइल फोन कैसा था जरा देखिए। लंबी रिसर्च के बाद मार्टिन कूपर ने 50 साल पहले मार्च 1973 में दुनिया को पहला मोबाइल फोन दिया। इस फोन का नाम दिया गया डायनाटैक 8000X, यानी डायनामिक अडेप्टिव टोटल एरिया कवरेज। यह था वो पहला फोन जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये बनाने वाले भाई साहब। इस मोबाइल फोन की मदद से मार्टिन कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को पहली कॉल की। इस फोन का वजन 1 किलो से ज्यादा था और इसकी बैटरी की लाइफ लगभग 35 मिनट थी। मतलब एक बार चार्ज किए तो आधा घंटा फोन चलता था, फिर चार्ज करना पड़ता। इसे पूरी तरह चार्ज करने में 10 घंटे लगते थे। मतलब आधा घंटा फोन चलाने के लिए 10 घंटा चार्ज करना पड़ता था। इसका साइज करीब 1 फुट था। शुरुआत में ये मोबाइल फोन सस्ते नहीं थे। एक हैंडसेट की कीमत उस वक्त $3,995 थी, यानी आज की डेट में करीब 3,30,000 रुपए का एक मोबाइल फोन आया था। लेकिन आम लोगों के हाथ में ये फोन आने में करीब 10 साल लग गए। 1983 में मोटोरोला ने इस मोबाइल फोन की बिक्री शुरू की। तब इसका वजन 200 ग्राम था। 200 ग्राम कम हो गया, यानी करीब 800 ग्राम हो गया। लोगों के हाथ थक जाते थे। कितनी देर, आप एक तो वैसे ही आधा घंटा बैटरी चल रही है, लेकिन लंबा बात कीजिए, हाथ थक जाए। 1 किलो 800 ग्राम का आप मोबाइल उठा के घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का टशन था कि भाई मोबाइल है मेरे पास। ये उस दौर का इतना बड़ा आविष्कार था कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जिस आदमी के पास मोबाइल फोन होता था उसके आसपास के लोग आंखें फाड़ कर देखते थे कि बॉस क्या लेके जा रहा है ये। भाई उसे बहुत बड़ा आदमी समझा जाता था। 40 साल पहले 3 लाख का फोन रखना बहुत बड़ी बात। आज के जमाने में नहीं आ रहा 3 लाख का फोन, आ रहा है, लेकिन आज का 3 लाख और उस समय का 3 लाख में फर्क है ना। पहले आपको इस मोबाइल की रिंगटोन सुनवा देता हूं, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते थे। एक बार सुनिए पहले मोबाइल फोन का रिंगटोन कैसा होता। अब क्या आज की डेट में इतना मोबाइल देख लिया कि ये लग रहा है ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन उस जमाने में आप सोचिए कि बिना तार का फोन आ गया, उसमें इस तरह का रिंग बज रहा है था। पहले तो ट्रिंग ट्रिंग बजता था ना, अब ये वाला बज रहा था। अब अगर पहले फोन को और आज के किसी लेटेस्ट फोन की आप तुलना करें तो उस वक्त पहला मोबाइल फोन जो था वो करीब 1 किलो का था। आज जो आईफोन 14 आप इस्तेमाल करते हैं वो 172 ग्राम का है, मतलब 200 ग्राम भी नहीं। लंबाई पहला मोबाइल फोन जो है वो 10 इंच, करीब 1 फुट का के आसपास का था। आजकल 5.7 इंच का, उसमें स्क्रीन ही पूरा तो लगभग स्क्रीन रहता है। इसमें स्क्रीन देखिए ऐसा चुन्नू सा। चौड़ाई जो है वो 5 इंच होती थी पहले मोबाइल फोन की, आज की डेट में 3 इंच के आसपास है आईफोन 14। पहले मोबाइल फोन की कीमत 3,30,000 रुपए उस जमाने में थी।
आज की डेट में कोई एंड्रॉइड 200 से 300 डॉलर में या 16 से 20 हजार रुपए में अच्छा एंड्रॉइड आ जाता है। 90 के दशक में जब मोबाइल फोन भारत में आना शुरू हुए तब यह हाल था कि मोबाइल रखने वालों को लोग घूर घूर कर देखते थे। हालांकि तब तक मोबाइल का साइज बहुत छोटा हो गया था और उसमें डिस्प्ले के अलावा बहुत से फीचर्स आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल स्मार्ट होता चला गया और लोगों की इसकी लत लग गई क्योंकि इसने लोगों के दिमाग पर कब्जा करना शुरू किया। इसी बात से मार्टिन कूपर, जिन्होंने पहला मोबाइल बनाया, वो बहुत दुखी थे। उन्हें लगता है कि जो आविष्कार उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए किया था वो अब एक अभिशाप बन गया है। मार्टिन कूपर की परेशानी समझाने के लिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इस तस्वीर में एक लड़का फोन पर कुछ देखते हुए बेफिक्र होकर चलता नजर आ रहा है। सामने एक खुला हुआ होल है, देखिए उसको दिखा नहीं, वो नीचे चला गया भाई, और नीचे जाके सीधा डब्बे पे गिरा। ये देखिए कहां गिरा है। तो किस्मत अच्छी थी कि डब्बे पे गिरा, थोड़ा सा इधर गिरता तो जमीन पे गिरता। पहली नजर में देखने पर लग रहा है कि बंदा सीधे नीचे जमीन पर गिरेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में दिखता है कि किस्मत अच्छी थी और वो बच गया। एक और तस्वीर देखिए, इसमें महिला मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती हुई सड़क पार करती दिख रही है। महिला मोबाइल पर इतना खोई भी है कि उसे सामने से आ रही जेसीबी तक नहीं दिखाई दी और वो सीधे जेसीबी से टकरा गई। उसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे चलते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने की वजह से कोई सड़क के बीचों बीच टकरा जा रहा है, किसी को बस स्टॉप ही नजर नहीं आ रहा है, कोई नहर में गिर जा रहा है, किसी की खंबे से टक्कर हो जा रही है, एक शख्स तो सीढ़ियों पर बुरी तरह से फिसल गया। ये देखिए, अच्छा ये तो बहुतों के साथ होता है। तो ये साइड इफेक्ट जो है वो बनाने वाले ने भी नहीं सोचे थे, लेकिन हो गया है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा आप भी मोबाइल से भी ब्रेक लीजिए, लेकिन पाठशाला में हम ब्रेक ले रहे हैं, आपको इसमें ब्रेक नहीं लेना, आपको यहीं बैठे रहना जहां बैठे हैं और ब्रेक। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। सोशल मीडिया पर नोटबंदी को लेकर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूर्व चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का एक कथित बयान वायरल किया जा रहा है उनकी तस्वीर के साथ। इसमें अरुंधति भट्टाचार्य की एक तस्वीर लगी है। तस्वीर के बैकग्राउंड में एसबीआई का लोगो भी नजर आ रहा है। तस्वीर के साथ लिख दिया गया है कि मोदी सरकार में बोलने की आजादी नहीं, रिटायरमेंट के बाद बोली एसबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, नोटबंदी जानलेवा फैसला था। यह हो सकता है आपके पास भी घूमता हुआ आया हो या आपने सोशल मीडिया पर देखा हो। हमने इस तस्वीर का फैक्ट चेक किया, इस बयान को लेकर रिसर्च की। हमें पता चला कि अरुंधति भट्टाचार्य ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था। उस वक्त अरुंधति भट्टाचार्य एसबीआई की चेयरपर्सन थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 में रिटायर होने के बाद उन्होंने नोटबंदी पर इतना जरूर कहा था कि सरकार को नोटबंदी की तैयारी के लिए बैंकों को और अधिक वक्त देना चाहिए था। लेकिन ये फोटो, ये बयान हमारी फैक्ट चेक में फर्जी निकला कि उन्होंने कहा हो कि बोलने की आजादी नहीं है मोदी सरकार में और नोटबंदी का फैसला गलत है। पाठशाला